Hello everyone and welcome back to Miracle Learning. So in today's video, we will be continuing with the solution, explanation as well as analysis of questions from UGC NET Public Administration June 2020 exam पेपर 2. सो द सब्जेक्ट पेपर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करना कंटिन्यू करेंगे. ऑलरेडी 45 क्वेश्चंस जो है हम वो कवर कर चुके हैं एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 46 to 50 एंड द सीरियल नंबर ऑफ दीज क्वेश्चंस कैन वेरी फ्रॉम सेट टू सेट. राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे दैट इज क्वेश्चन नंबर 46 इज आइडेंटिफाई द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नीड हायरार्की ऑफ अब्राहम मैस्लो. तो आपको जो है अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की के लेवल्स दिए हुए हैं, अलग अलग स्टेजेस दिए हुए हैं, आपको असेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करके बताना है. तो मतलब असेंडिंग मीन्स बढ़ते क्रम में नीचे से ऊपर तक आपको जाना है. तो ऑप्शंस में है नंबर ए पे है एस्टीम नीड्स, बी पे है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सी पे है आपका बिलोंगिंग नीड्स एंड डी पे है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सो हमें सबको क्या सबने ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपका कहाँ पे आएगा, सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, नीचे से ऊपर जाना है. तो लास्ट में आपका आएगा डी. तो लास्ट में डी कहाँ कहाँ पे है, 1 में है और 3 में है एंड 4 में है. तो आपका ऑप्शन 2 तो गलत हो गया. ठीक है, उसके बाद सबसे ऊपर होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. उससे पहले क्या होता है आपका एस्टीम नीड्स. राइट, एस्टीम नीड्स यहाँ पे जो होती हैं वो एस्टीम नीड्स होती हैं. तो डी से पहले आपका आएगा ए. तो डी से पहले ए कहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर 3 में है. राइट, उससे पहले आपका आएगा सी बिलोंगिंग नीड्स और उससे पहले क्या आएगा आपका बी फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो हमारे सबसे नीचे होती हैं. ठीक है, सबसे नीचे होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स. उसके बाद सिक्योरिटी नीड्स होती हैं जिसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है. देन बिलोंगिंग नीड्स, देन एस्टीम नीड्स एंड लास्ट में आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. मैंने ये इधर से करना स्टार्ट किया है, मतलब बैकवर्ड सॉल्व किया है. आप चाहें तो उसको फ्रंट वर्ड्स भी सॉल्व कर सकते हैं कि सबसे पहले आपकी कौन सी आएगी, ऑप्शन नंबर बी आएगी फिजियोलॉजिकल नीड्स. सब ऐसे करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, डजेंट मैटर. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. Question is from Unit 2 Administrative Thought. Topic is Motivation by Abraham Maslow. And option number 3 is correct. Now for your reference, I am giving the diagram over here. तो ये है हमारी मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी. आप देख सकते हैं सबसे नीचे हैं इसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स, यहाँ पर उसके बाद सिक्योरिटी नीड्स हैं, देन बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, देन एस्टीम नीड्स एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जो है ये जो हमारी हायरार्की है ये अरेंज होती है. राइट, और उसमें से जो फर्स्ट 2 लेवल्स हैं वो आते हैं हमारे बेसिक नीड्स के अंदर. उसके बाद के जो लेवल्स आते हैं वो आते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स में और लास्ट का आता है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स के अंदर. तो ये हो गया हमारे मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी. नाउ आई हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू शो टू यू. कुछ दिन पहले ही मैंने देखा था एंड इट इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मैस्लोज थ्योरी अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कंटेक्स्ट. राइट, सो लेट मी शो इट टू यू. So this is the modified version of Maslow's theory according to the present context. इसमें आपको दिखाया हुआ है डिजिटल नीड्स पिरामिड ऑफ मैस्लो 2.0. ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है ये जो हमारा डायग्राम है और इसके अंदर हेडिंग्स वही हैं बट डिफरेंट एप्स हैव बीन शोन. एप्स या फिर डिजिटल सिंबल्स जो है वो शो हुए हैं. आई वुड सजेस्ट कि आप इनको ध्यान से देखें एंड लास्ट में जो टास्क है वो उससे रिलेट करता है. देन आई विल टेल यू कि व्हाट यू हैव टू डू. ओके, सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. फिजियोलॉजिकल नीड्स में कुछ फॉर एग्जांपल वाईफाई दिखाया हुआ है, बैटरी दिखाई हुई है फ़ोन की. देन सेफ्टी नीड्स में देयर इज़ योर दिस लॉक सिंबल, लोकेशन का आपका सिंगल है, गूगल मैप है. देन बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स में लाइक फेसबुक है, व्हाट्सएप है. मतलब ऐसे जो है सारे हमने ऐप्स जो हैं आजकल के टाइम में इसको अरेंज किया हुआ है एंड दिस इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ मैस्लो 2.0. So I found it very interesting and that's why I'm sharing it here with you. Now coming to the next question, which article of the Constitution of India guarantees protection from social injustice and all forms of exploitation? कौन सा आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो गारंटी करता है कि सोशल इनजस्टिस और ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन से हमें बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा? ऑप्शंस आर क्वेश्चन कहाँ से है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन. टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं रहता है पर ये एफर्मेटिव एक्शन में अपने आप ही इंक्लूड होता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस. तो ऑप्शंस हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 46.
सो द आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल 46, राइट। तो अब देखो आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 14 इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। तो ये ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन की कोई बात नहीं कर रहा है, इट इज बेसिकली इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉज। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट होता है कि जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ओनली ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड एक्सेट्रा, राइट। एंड आर्टिकल 17 जो है इट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी, इट एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो आर्टिकल 17 खाली अनटचेबिलिटी से बात कर रहा है। आर्टिकल 46 जो है वो मेंशन करता है कि ये जो स्टेट है वो कोशिश करेगी नंबर 1 क्या कि एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वीकर सेक्शंस के उनको प्रमोट करे, स्पेसिफिकली कौन से वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, प्लस जो है प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम सोशल इनजस्टिस इन ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो ये जो लाइन है social injustice in all forms of exploitation, it is mentioned in article 46 and therefore your answer is article 46, right. It comes under directive principles of state policy, so option number 4 is correct. Now next question is, which of the following are characteristics of the ideal type bureaucracy as propounded by Max Weber? तो मैक्स वेबर ने हमें पता है आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन नहीं किया था, पर उसकी करेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स जो है हमें दी थी। हमें बताना है कि कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं इनमें से हैं। तो स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं, ये क्या है, ऑफिशियल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्कियल ऑर्डर। तो जो ऑफिशियल्स हैं दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्कियल ऑर्डर, दैट मीन्स कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी में वो हायरार्की होती है। तो क्या मैक्स वेबर ने ये कहा था, बिल्कुल कहा था, हायरार्की इंपॉर्टेंट फीचर है आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी का अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। तो ए तो आपका पक्का आएगा ही आएगा। सेकेंड इज लीगल अथॉरिटी, तो क्या वो जो अथॉरिटी है ब्यूरोक्रेसी में वो लीगल होती है, बिल्कुल होती है, इट इज लीगल, इट इज लीगलाइज्ड, राइट। तो हमारा बी भी है जो है आएगा ही आएगा। अगर आप पहले ही ऑप्शंस देख लेंगे यू विल बी, आपको पता लग जाएगा कि ए एंड बी हर जो स्टेटमेंट जो हर ऑप्शन है उसमें दो दो चॉइसेस ही हैं। तो अगर आपने ए और बी के बारे में आप श्योर हैं तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है यहीं से करेक्ट हो गया। स्टिल हम बाकी स्टेटमेंट्स देख सकते हैं। सी क्या है, पर्सनल सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। तो क्या क्लास के बेसिस पे सिलेक्शन होती है, नहीं, इट इज बेस्ड ऑन मेरिट, ठीक है। फीचर क्या है इसका, इट इज बेस्ड ऑन मेरिट। तो आपका जो सी स्टेटमेंट है वो गलत हो गई, तो सी वाला तो कोई भी आएगा ही नहीं। एंड डी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन अ फंक्शन ऑफ पर्सनल ऑब्लिगेशन, यहाँ पे पर्सनल आएगा, पर्सनल नहीं आएगा, ठीक है। पेपर में भी जो है स्पेलिंग गलत है, इधर भी वहाँ पे पर्सनल दिया हुआ है, अगर आप ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखेंगे इट शुड बी पर्सनल, तो यहाँ मैंने ठीक कर दिया है, यहाँ पे पर्सनल आना था। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पर्सनल ऑब्लिगेशन के लिए हम नहीं करते हैं, तो डी भी जो हो गया हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन 1 जो है इट इज़ करेक्ट। कौन कौन से फीचर्स हैं, हायरार्की है और जो अथॉरिटी है इट इज़ लीगल, इट इज़ नॉट ट्रेडिशनल, इट इज़ नॉट करिज्मेटिक, इट इज़ लीगल। तो क्वेश्चन आपका मैक्स वेबर एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट से है एंड ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो इससे पिछली वाली वीडियो में भी हमारे पास आई थिंक मैक्स वेबर से क्वेश्चन आया था और इस वीडियो में भी है क्वेश्चन। तो आप चाहें तो मैक्स वेबर का पूरी की पूरे जो लेसन है, जो वीडियो है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ये हमने फीचर्स सारे के सारे जो हैं कर रखे हैं। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। नाउ लिस्ट 1 में क्या है, लिस्ट 1 इज डेवलपमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लिस्ट 2 इज फीचर्स। तो लिस्ट 1 देखते हैं पहले। तो ए है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड इज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, थर्ड इज थियोरीज ऑफ पब्लिक गवर्नेंस एंड डी इज कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम देखते हैं फीचर्स क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट इज रिडक्शन इन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट थ्रू आउटसोर्सिंग, की जो गवर्नमेंट के फंक्शंस है उनको कम करना, कैसे, आउटसोर्स करके। तो अब हम अगर देखें, हमने सारी लिस्ट 1 पढ़ ली है, तो किसके साथ मैच होगा, आउटसोर्सिंग हम किस में करेंगे, क्या हम आउटसोर्सिंग एनपीए में करते हैं, नहीं करते, एनपीएम में करते हैं, थियोरीज ऑफ पब्लिक गवर्नेंस में नहीं, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं। तो अभी तक हमारा हिसाब से ये मैच होना चाहिए किसके साथ, बी के साथ। फिर भी हम आगे देख लेते हैं, बी के साथ 1 कहाँ पर है, बी के साथ आपका 1 है इधर, राइट। आगे देख लेते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है,
सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। तो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है सोशल कल्चर कंटेक्स्ट की बात हो रही है, तो डिफरेंट कंट्रीज की हम बात कहाँ करेंगे, एनपीए में करेंगे, एनपीएम में करेंगे, पब्लिक गवर्नेंस में करेंगे या कंपैरेटिव में करेंगे? ऑब्वियसली कंपैरेटिव में करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग डी के साथ हमारा 2 मैच होना चाहिए। अब डी के साथ 2 देखते हैं कहाँ पे, वो भी है हमारा ऑप्शन 3 के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब यही हमारा करेक्ट है। अगेन फिर भी देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है, नॉर्मेटिव एंड क्लाइंट ओरिएंटेड। तो क्लाइंट ओरिएंटेड जो है फीचर है किसका, एनपीए का, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इट वाज नॉर्मेटिव कि क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, राइट। तो ए के साथ आपका आ जाएगा थर्ड, इसमें ए के साथ थर्ड भी है। एंड लास्ट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी एंड नेटवर्क ऑफ एजेंसीज टू डिलीवर पब्लिक सर्विसेज, ये किसका आएगा, थियोरीज ऑफ पब्लिक गवर्नेंस, सी के साथ 4। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो गया वो करेक्ट हो गया। अब कई बार क्या होता है, जब हम, वैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी था, पर सपोज इसकी जगह कुछ और मैच द फॉलोइंग होता, कई बार हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा बी में मैक्सिमम ऑप्शन कौन सा है। फॉर एग्जांपल अब हम देखो बी में बाकी स्टेटमेंट्स में यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो लोग क्या करेंगे, वो सबसे पहले इसको एलिमिनेट कर देंगे, विच इज़ रॉन्ग। ऐसे बहुत पहले होता था, नाउ जो क्वेश्चन सेटर्स हैं दे आर स्मार्ट, तो अपने इस तरीके से एलिमिनेशन जो है वो नहीं करनी है, थोड़ा इंटेलिजेंट आपको जो गेस है वो लगाना है, ऐसे आपने नहीं करना है, राइट। तो या फिर आप देखोगे कि अच्छा जो हमारा सी है वो, इसके बाद क्या करेंगे बच्चे कि सी जो है, अब 2 जो सी जो ऑप्शन है उसमें 2, इन दोनों में 2 है, सेम सेम है, तो मतलब ये भी एलिमिनेट कर देते हैं, ये कर लेते हैं, मतलब A1 होगा या 2 होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, राइट। तो ये आपको जो मेथोडोलॉजी है अप्लाई नहीं करनी है। वैसे इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट एंड unit is introduction to public administration, topic is evolution and present status of the discipline. Next, last question for today, 50th question क्या है, given below are 2 statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason। तो assertion reasoning का question है और कर लेते हैं हम। assertion क्या है, sunset budget is structured to self destruct within a given preset duration to make certain that expenditure is stopped by an already fixed date। तो सनसेट बजट की बात कर रहे हैं, तो सिलेबस में है सनसेट लेजिस्लेशन। तो हम पहले मतलब देखते हैं सनसेट क्या होता है। सनसेट लेजिस्लेशन या सनसेट बजट होता है कि ऐसी कोई लेजिस्लेशन जिसकी हम पहले से ही डेडलाइन फिक्स कर देंगे कि उस डेट के बाद जो है वो लेजिस्लेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, इट विल सीज टू एग्जिस्ट, इट विल सीज टू बी इन फोर्स, राइट। तो ऐसी इस लेजिस्लेशन को हम कहते हैं सनसेट लेजिस्लेशन। जब तक जो लेजिस्लेचर है कोई फॉरवर्ड उसके बाद दोबारा उसको पास नहीं करता या उसको चेंज नहीं करता या इम्प्लीमेंट नहीं करता, जो भी नहीं, मतलब ठीक है, दोबारा उसको एक्शन लेना पड़ेगा लेजिस्लेचर को। जब तक वो नहीं करता, वो उस डेट के बाद वो जो लेजिस्लेशन है, जो भी वो रूल है, लॉ है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं सनसेट लेजिस्लेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रिजर्वेशंस का। तो इंडिया में जब हमने रिजर्वेशंस के प्रोविजन डाला कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, तो वो हमेशा के लिए नहीं डाला, ठीक है, उन्होंने एक लिमिट लगा दी कि 10 ईयर्स के लिए जो है ये हम रिजर्वेशन की पॉलिसी ला रहे हैं और 10 ईयर्स के बाद इट विल सीज टू एग्जिस्ट। लेकिन अगर अब लेजिस्लेचर जो है वो दोबारा से उसको एक्सटेंड ना करता तो वो खत्म हो जाती, ठीक है, लेकिन जो लेजिस्लेचर है उसने उसको एक्सटेंड कर दिया। तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है सनसेट लेजिस्लेशन का, ठीक है। और ये ज़रूरी क्यों होता है कि अगर हमें पता है कि कोई हम ऐसा प्रोविजन कर रहे हैं जो आने वाले वक्त के साथ जिसको चेंज होने की ज़रूरत है, जिसको हमें चेंज करना पड़ेगा, उन प्रोविजंस का स्पेशली जो है सनसेट लेजिस्लेशन यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे लेजिस्लेशन ना होकर यहाँ पे बजट है, लेकिन मतलब जो है हमारा सेम रहेगा, सनसेट बजट वही रहेगा, ठीक है। तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट में वो उसी का मतलब बता रहा है दैट सनसेट बजट इज स्ट्रक्चर्ड टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट, वो ऐसा है कि वो अपने आप खत्म हो जाएगा within a given preset duration to make certain that expenditure is stopped by an already fixed date। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है। Now रीजन क्या दे रहा है, इट असिस्ट्स इन मेकिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर न्यू प्रोग्राम्स। तो जो सनसेट बजट है वो हेल्प करता है किसके अंदर, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो न्यू प्रोग्राम्स को अलॉट करने में। अगर जो पुराने प्रोग्राम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे तो उनको हम किसी और अच्छे काम के लिए लगा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब हमें क्या देखना है,
मतलब या तो ऑप्शन आपको 1 आएगा या ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि जो बाद वाली स्टेटमेंट है क्या वो रीजन है, क्या वो उसको एक्सप्लेन कर रही है ए को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विल रीड अगेन एंड बीच में हम बिकॉज वर्ड को इंसर्ट कर देंगे। दिस इज अ ट्रिक दैट यू कैन यूज। So, sunset budget is structured to self-destruct within a given preset duration to make certain that expenditure is stopped by an already fixed date because it assists in making the financial resources available. कोई सेंस बन रही है? हमारी यहाँ पर जो सेंस है वो नहीं बन रही। ठीक है, सेंस कब बनती, अगर ये जो बाद वाली स्टेटमेंट है वो एजर्शन होती और जो पहली वाली स्टेटमेंट है वो रीज़न होती कि जो हमारा सनसेट बजट है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल करवाता है न्यू प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि प्रीसेट जो भी आगे ड्यूरेशन है उसमें वो एक्सपेंडिचर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जो आपके यहाँ रीज़न है ये पहले आपको एजर्शन की तरह दिया होता और आपको जो एजर्शन है वो रीज़न की तरह दिया होता, तो ये जो थे एक्सप्लेन कर रहे थे, आपको ऑप्शन नंबर 1 आता। लेकिन बाद वाली जो स्टेटमेंट अब आपको दे रखी है ये वाली स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग दिस। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट पर आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। तो आपको ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी रिलेट कर रहा है तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। इट शुड नॉट बी द केस कि क्या जो बाद वाली जो आपकी स्टेटमेंट है, रीजन है, क्या वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, ये आपने देखना होता है, और जो कि ये नहीं कर रहा। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे आपका एजर्शन रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, और वो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो देयरफॉर बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हेंस ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट. So question is from Unit 6, Economic and Financial Administration. The topic is sunset legislation and option number 2 is correct, right? So these were the 5 questions for today. So we are done with the 50 questions of your paper 2 Public Administration. Half century हमारी हो गई है. Now let's come to today's task. So first task is go through all the features of Max Weber's ideal bureaucracy. You can go through on the internet, on the book, या फिर आप जो मेरा लेक्चर है वो भी रिवाइज कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं. सेकेंड इज व्हाट्स योर टेक ऑन मैस्लो 2.0. तो मैंने आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मैस्लो 2.20 जिसमें मैंने आपको डिजिटल नीड्स है उनकी हायरार्की दिखाई थी, उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या टेक हैं. क्या वो इंटरेस्टिंग है, मतलब खाली इंटरेस्टिंग नहीं लिखना, क्या वो सही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या आप उसमें कुछ और ऐड कर सकते हो, क्या वो सही नहीं है, आपके क्या व्यूज़ हैं. अगर आपको 2-3 लाइन्स में उसके बारे में लिखना हो तो व्हाट वुड यू से. मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में उसको डालें. ओके, और इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बट मेक श्योर यू डू दैट अलॉन्ग विद टास्क डन. ओके, तो ये आपको छोटे से जो टास्क हैं, फीचर्स देखने हैं मैक्स वेबर आइडियल ब्यूरोक्रेसी के, और मैस्लो 2.0 पे क्या आपको आपका टेक क्या है, आपके व्यूज़ क्या हैं, वो आपने शेयर करने हैं कमेंट सेक्शन में. ओके, ओनली दैट इट विल मोटिवेट मी टू शेयर मोर एंड विद यू. अगर मैं चाहती तो मैं वो स्किप कर सकती थी, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैस्लो 2.0 की कोई ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आई एम शेयरिंग बिकॉज आई फील कि चलो मेरे को पता है तो आई शुड शेयर. ओके, नाउ इट इज़ योर ड्यूटी कि आप जो टास्क हैं वो कंप्लीट करें अलॉन्ग विद पोस्टिंग टास्क डन. Right, so that is all for today. Thank you so much for watching. If you found this video helpful, then make sure you like the video, share it with your friends, and stay tuned till we meet next.